हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों, मैंने जितनी भी पिछली क्लासेस ली हैं, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि सिंक मार्क या फिर वारफेज या फिर वॉइड्स, तो इसमें एक सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है श्रिंकेज। तो आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ इसमें मैं श्रिंकेज के बारे में बताऊँगा कि श्रिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है या कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो श्रिंकेज एक इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स ही है जिसके बारे में हम डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए विजुलाइजेशन, 3D विजुलाइजेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी की जाएगी कि श्रिंकेज कैसे दिखता है और क्या होता है। तो सब कुछ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो ये तो जस्ट एक आपको दिखाया है, ये एक पार्ट है, ये कि प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, इसमें श्रिंकेज है। श्रिंकेज का मतलब साइज कम है इसका, और ये नॉर्मल पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि श्रिंकेज क्या होता है। तो अगर एक लाइन में मैं आपको बोलूं तो इंजेक्शन मोल्डिंग के समय जब मोल्टेन प्लास्टिक को क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है, तो इंजेक्ट जैसे ही करते हैं तो उसके बाद जब कूलिंग स्टार्ट होती है मोल्टेन प्लास्टिक की, तो उस प्लास्टिक में वॉल्यूम कम होता है। मींस प्लास्टिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो ठंडा होता है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को ही श्रिंकेज कहते हैं। मतलब कि जैसे ही मोल्टन प्लास्टिक क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में अंदर जाएगा और वो क्लोज्ड मोल्ड की वॉल के कांटेक्ट में आएगा, तो वॉल में क्या हो रहा है, कूलिंग चैनल बने होते हैं मोल्ड में, जहाँ से कूलिंग फ्लूइड फ्लो कराया जाता है। तो उस कूलिंग फ्लूइड से ये मोल्टन प्लास्टिक ठंडा होना स्टार्ट कर देता है, कूल होना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही मोल्टन प्लास्टिक कूल होना स्टार्ट करता है, प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है कि कूल होने पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वह वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ही श्रिंकेज कहलाता है। श्रिंकेज का मतलब उसका साइज कम हो जाता है या सिकुड़ने लगता है। तो आप सोच रहे होंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम बता देते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, ये श्रिंकेज पहले थोड़ा सा बता देते हैं। ये कैविटी है, ये एक्चुअल में आपने मोल्टन प्लास्टिक को कैविटी के अंदर भरा हुआ है, और कूलिंग के बाद जब आपने प्रोडक्ट बाहर निकाला तो क्या हुआ, इजेक्ट किया जब प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट का साइज थोड़ा सा कम हो गया। मान लीजिए 100 mm साइज था, उसके बाद ये 90 mm का हमको प्रोडक्ट मिला श्रिंकेज के बाद, तो यही श्रिंकेज कहलाता है साइज में रिडक्शन। तो श्रिंकेज कितना हुआ, 2 mm। हम डिस्कस करेंगे आगे, फॉर्मूलेस के द्वारा भी हम आपको समझाएंगे कि श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। श्रिंकेज मीन्स है कि साइज में रिडक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो ये श्रिंकेज है। अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब जो मोल्टेन पॉलीमर है जैसे ही पिघलना स्टार्ट, पॉलीमर जो ग्रेनुअल्स हैं जैसे ही पिघलना या मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, मोल्टेन कंडीशन में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, मोल्टेन कंडीशन में फ्लो करते हैं। दैट मीन्स उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो भी फ्लो करते हैं। दैट मीन्स उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है। दैट मीन्स उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। दैट मीन्स अगर स्पेस ज़्यादा है तो उनके बीच में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब कि मोल्टेन कंडीशन में जो पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं वो मूवमेंट करते हैं या फ्लो करते हैं, तो उनके बीच में स्पेसिंग हो जाती है, जिससे कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये देखिए, ये स्पेस ज़्यादा है, ये मोल्टन स्टेट दिखाने की कोशिश की गई है। मोल्टन स्टेट में वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है। अब क्या होता है, जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है, मोल्टेन पॉलीमर धीरे धीरे सॉलिड बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो जैसे ही सॉलिड बनने की तरफ अग्रसर होता है तो होता क्या है, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है फ्री होकर, उसका मूवमेंट कम हो जाता है और एक दूसरे के पास आने का ट्राई करते हैं। जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, जो फ्रीली मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और मॉलिक्यूल पास आने का स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कूलिंग प्रोसेस में क्या है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम हो गया, स्पेसिंग कम हो जा रही है और एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, मतलब कि वॉल्यूम रिडक्शन स्टार्ट हो गया जैसे ही कूल स्टार्ट हुआ। अब क्या हो रहा है,
जैसे ही कूल हो चुका मीन्स जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, सब फ्रीज हो चुके हैं और एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो क्या था यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा था, मूव कर रहे थे, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम हुआ, ठंडा होने के साथ, कूल होने के साथ मूवमेंट भी कम हुआ, और जैसे ही कूल हुआ मॉलिक्यूल्स सब एक दूसरे के पास आ गए और मूवमेंट खत्म हो गया। दैट मीन्स जो इतने स्पेस में जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे वो स्पेस कम हो गया, यानी कि वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकेज कहलाता है। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं। तो डेली लाइफ में आप श्रिंकेज को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा। जो आपने देखा होगा, आपके घरों में गमले लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, आप जब उसमें गमले में पानी भरते हैं और थोड़े दिन अगर पानी ना भरें तो क्या होगा, गमले की टॉप लेयर पर ये क्रैक या दरारें आ जाएंगी। ये दरारें क्यों आती हैं? यहाँ पर जो आपकी मड है, मड जब सूख जाती है तो ऊपर ये क्रैक या दरारें क्यों आती हैं? इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। यहाँ पर हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, या श्रिंकेज। तो क्या होता है, जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं मतलब उनके बीच में स्पेस हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही ड्राइनेस या ड्राई हम करते हैं या इवोपरेशन होता है जब सुखाते हैं, इवोपरेशन से क्या होगा, जो मिट्टी के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इवोपरेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जैसे ही स्पेस क्रिएट होगा तो जो मिट्टी के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे की तरफ आने का ट्राई करेंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल आने का ट्राई करेंगे तो क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया है, जो ऊपर की लेयर रहेगी, चाहे प्लास्टिक हो चाहे मिट्टी हो, वो पहले ठंडा होना स्टार्ट करेगी। तो गमले की जो अपर सरफेस है वो इवेपोरेशन के डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, तो वो पहले ठंडा होना, कूल होना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही कूल होना स्टार्ट करेगी वो सॉलिड होने की तरफ स्टार्ट कर देगी। और जो इनसाइड की लेयर है, थिक लेयर, अंदर इनसाइड मटेरियल, वो वेट कंडीशन में रहेगा। तो ऊपर की लेयर सूख जाएगी, नीचे वेट कंडीशन में रहेगा और इवेपोरेशन होगा। तो क्या होगा, जो मिट्टी के मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ आने का ट्राई करेंगे, और जैसे ही आने का ट्राई करेंगे स्ट्रेस क्रिएट होगा, और स्ट्रेस क्रिएट होगा तो क्या होगा, उस मिट्टी में क्रैक पड़ जाएंगे, क्योंकि अंदर से मॉलिक्यूल उसको नीचे खींच रहे हैं, मिट्टी के मॉलिक्यूल। तो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसको भी श्रिंकेज बोल सकते हैं। दूसरा ये हॉट मेटल, ये तो सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने शुरुआत बचपन से सुना हुआ है कि भाई रेलवे ट्रैक, आपने सुना है ना कि भाई गर्म होने पर एक्सपेंशन होता है, ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसका रीज़न क्या है, बहुत ही सिंपल रीज़न है। जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम देखिए, अभी सिर्फ इतना ही वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इतना सा, लेकिन जैसे ये वाइब्रेट किया तो उसका वॉल्यूम देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये वाइब्रेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि ये मैंने इतना ज़्यादा बताया, वहाँ पर वाइब्रेशन कम होता है, लेकिन वॉल्यूम, ये जो ये वन मॉलिक्यूल है, जब ये वाइब्रेट किया तो वॉल्यूम इसका बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ गया। अब जैसे उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन धीरे 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 कम हो जाएगा, और ठंडा होने पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो वॉल्यूम था वो धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया मेटल का। अब एक हॉट टी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे हॉट टी में वॉल्यूम कैसे कम होता है, तो देखिए, जब टी बॉयल करते हैं क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं टी के, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे उसको ठंडा करते हैं तो दो रीजन होते हैं। पहला क्या होता है, दो एक्शन होते हैं। पहला तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, तो दैट मीन्स अगर वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं तो सीधा सीधा वॉल्यूम कम हो गया। और दूसरा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कम होने से क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी उनकी रिलीज हो जाएगी और उसका भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डेली जो आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू मैंने आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन समझाने की कोशिश की है, श्रिंकेज। तो अब श्रिंकेज की प्रोसेस क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस पढ़ा कर रखा हुआ है, आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं, लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। फिर भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो जो प्लास्टिक के ग्रेनुल हैं उनको हीट किया जाता है जिससे कि वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं। और जैसे ही मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं क्या होता है, मोल्ड की फिलिंग की जाती है, मोल्ड में इंजेक्शन किया जाता है। और जैसे ही मोल्टन को
क्लोज्ड मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है उसके बाद कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होती है उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझा कर रखा था कि कूलिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उससे कि क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा। तो अब हम विजुअलाइजेशन थोड़ा सा और बेटर करते हैं, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं कि श्रिंकेज क्या होता है। तो चलिए आइए। तो ये एक कैविटी है, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैविटी ओपन व्यू आपको दिखाया गया है, और इसमें एक मटेरियल फिलिंग भी अभी आपको दिखाई जाएगी। तो ये कैविटी है जो कि ओपन करके रखी गई है, और इसमें मटेरियल का फ्लो कराते हैं। सबसे पहले देखिए तो क्या होगा, कैविटी में मटेरियल का फ्लो हुआ, मतलब इंजेक्शन हो रहा है, कैविटी में इंजेक्शन हो चुका है। अब इंजेक्शन के होते ही होगा क्या, पैकिंग हो चुकी है, इंजेक्शन होते ही मोल्टेन पॉलीमर अंदर जा चुका है, और जैसे ही मोल्टेन पॉलीमर अंदर जाएगा तो कैविटी में कूलिंग चैनल के कांटेक्ट में आएगा, मतलब कि कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो होगा क्या, जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हर साइड से होगा, मतलब कि वॉल्यूम में श्रिंकेज होगा, मतलब कि जो ओवरऑल इमेज है वो श्रिंक कर जाएगी, तो ये श्रिंकेज है। ये मैंने आपको श्रिंकेज दिखाने की कोशिश की है। तो अब थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी स्लाइड में आगे बता देता हूँ। जैसे कि मैं अभी मॉलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट की बात कर रहा था, तो वॉल्यूम श्रिंकेज मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम श्रिंकेज करते हैं, और जो एमॉर्फियस मटेरियल होते हैं उनमें श्रिंकेज कम होता है। और वो कम क्यों होता है ये भी हम आगे डिटेल में बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि कम क्या होता है। मान के चलिए कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है और ये एमॉर्फस मटेरियल है, तो क्रिस्टलाइन में श्रिंकेज ज़्यादा हो रहा है और एमॉर्फस में कम हो रहा है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब ऐसा होता क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं और आगे डिस्कशन भी करेंगे। क्रिस्टलाइन मटेरियल में जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑर्डरली मैनेज होते हैं, एक स्ट्रक्चर में होते हैं, और एमॉर्फस मटेरियल में जो मॉलिक्यूल होते हैं एंटेंगल्ड होते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, कोई मैनेज नहीं होते हैं। तो जैसे ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करते समय होता क्या है, जब कूलिंग करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्डरली मैनेज्ड होते हैं और डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसका कूलिंग करेंगे तो ये डिसऑर्डर होते हैं, तो इनमें ब्रांचेस भी होती हैं, तो इनका श्रिंकेज कम होता है। एमॉर्फस मटेरियल में श्रिंकेज कम होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल ऑर्डरली मैनेज्ड होते हैं और ये एंटेंगल्ड होते हैं, इनका कोई डिसऑर्डरली मैनेज होते हैं। तो ये ऑलरेडी इसको करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं, और इसकी जो ब्रांचेस हैं इसको रोकती हैं कॉम्पैक्ट होने से, तो इसमें श्रिंकेज कम होता है। मैं एक वॉल्यूम श्रिंकेज और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी वॉल्यूम श्रिंकेज है। देखिए मटेरियल जैसी कूलिंग हुआ है इसका चारों तरफ से वॉल्यूम कम हो गया, तो यही वॉल्यूम श्रिंकेज कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या होगा कि अगर हर एक डायरेक्शन में अलग अलग श्रिंकेज होगा, तो उसके लिए मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वो कंडीशन होती है वारपेज की। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अलग अलग डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मोल्टन ये प्रोडक्ट है, जैसे ही ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर श्रिंकेज अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, जब डिफरेंशियल श्रिंकेज होगा तो वारपेज उत्पन्न होगा। तो इसमें इसको जो कंडीशन है श्रिंकेज के कारण वो वारपेज होती है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो मैंने आपको विजुअलाइजेशन के द्वारा बताने की कोशिश की कि श्रिंकेज कैसे होता है, अलग अलग मटेरियल का श्रिंकेज अलग अलग होता है और क्यों होता है। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन के द्वारा भी बताने की कोशिश की। तो अब मुझे लगता है कि आपको श्रिंकेज क्लियर हो चुका होगा कि श्रिंकेज क्या होता है, और अगर डिफरेंशियल श्रिंकेज होता है तो भी क्या होता है क्लियर हो चुका होगा। तो हम चलते हैं श्रिंकेज क्यों होता है, क्या रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीज़न होते हैं। तो पहला रीज़न होता है लो इंजेक्शन प्रेशर। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग के समय मोल्टन पॉलीमर को क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में इंजेक्ट करते समय अगर इंजेक्शन प्रेशर कम है, दैट मीन्स मटेरियल प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाई है। तो अभी क्या होगा, अगर प्रॉपर फिलिंग नहीं है तो जैसी उसको
ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मटेरियल अगर लो इंजेक्शन प्रेशर है तो भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा ठंडा करने पर और श्रिंकेज होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक इंजेक्शन मोल्डिंग में श्रिंकेज आता ही आता है, मतलब कि श्रिंकेज होता ही होता है। बस हम लोग उस श्रिंकेज के इफ़ेक्ट को ज़ीरो करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, रेमेडीज़ बताएंगे श्रिंकेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। श्रिंकेज होता है लेकिन उसको कंट्रोल हम लोग करते हैं। दूसरा है लो पैकिंग प्रेशर। अगर पैकिंग प्रेशर होता है जब प्लास्टिक को ठंडा करते हैं तो उसके वॉल्यूम में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के मेकअप करने के लिए अगर आपने मटेरियल की एक्स्ट्रा फिलिंग नहीं की तो भी क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कंपनसेट नहीं होगा तो श्रिंकेज होगा। तो वही पैकिंग प्रेशर होता है, अगर पैकिंग प्रेशर कम रहा तो एक्स्ट्रा मटेरियल अंदर नहीं जाएगा तो भी वॉल्यूम श्रिंकेज होगा। अब क्या है, हाई मेल्ट टेम्परेचर। अगर मेल्ट टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, हाई मेल्ट टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स अगर मॉलिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ज़्यादा मूव करेंगे मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ज़्यादा मूव करेंगे तो जब उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे, अगर इतने वॉल्यूम में मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम श्रिंकेज ज़्यादा होगा। मतलब हाई बड़े साइज़ से छोटे साइज़ में, ज़्यादा छोटे साइज़ में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम श्रिंकेज ज़्यादा होगा। या फिर एरिया पर भी डिपेंड करता है, थिक और थिन एरिया में भी अलग अलग कूलिंग होगी तो भी अलग अलग श्रिंकेज ज़्यादा होगा। दूसरा है हाई मोल्ड टेम्परेचर। अगर मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर मोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा है तो थिन और थिक एरिया में अलग अलग कूलिंग होगी या इवन कूलिंग नहीं मिलेगी तो भी श्रिंकेज होगा। या फिर है इनसफिशिएंट कूलिंग टाइम। अब मान लीजिए कूलिंग हो रही है, अगर आपने इनसफिशिएंट कूलिंग टाइम नहीं दिया है उसको तो क्या होगा, आपने पहले इंजेक्ट कर लिया है तो बाद में वो कूल होगा और श्रिंकेज आ जाएगा, श्रिंकेज के इफेक्ट को जीरो नहीं कर पाएगा। अब हम कर लेते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीज़न हो सकते हैं, तो सबसे पहला है एक्सेसिव वॉल थिकनेस, मतलब कि मोल्ड की वॉल की थिकनेस या प्रोडक्ट की थिकनेस ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा है वो कूलिंग में ज़्यादा समय लेगा और जिसकी थिकनेस कम है वो कूलिंग में कम समय लेगा, मतलब कि श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि बेटर कूलिंग नहीं मिलेगी। फिर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस। अगर मोल्ड की वॉल की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है तो भी श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जो थिक पार्ट है वहाँ पर कूलिंग लेट होगी, धीरे धीरे होगी, और जो थिन पार्ट है वहाँ पर कूलिंग जल्दी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, थिक रिब्स। जब भी रिब्स लगाएंगे, अगर रिब की थिकनेस ज़्यादा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली थिकनेस बढ़ जाएगी और थिकनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, कूलिंग में ज़्यादा समय लगेगा और कूलिंग में ज़्यादा समय लगेगा तो श्रिंकेज जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। या फिर ओवर साइज बुशेस। अगर बुश का साइज़ ज़्यादा है तो भी पार्ट की थिकनेस ही बढ़ेगी, अल्टीमेटली जहाँ पर जंक्शन जहाँ पर जुड़ रहा है तो भी श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। या फिर अगर क्या है, शार्प थिकनेस है या फिर शार्प कॉर्नर है तो क्या होगा, अगर शार्प कॉर्नर है तो मटेरियल का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रैक हो सकता है वहाँ पर और श्रिंकेज तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रॉपर फिलिंग नहीं मिलेगी। तीसरा क्या है, इम्प्रॉपर गेट लोकेशन। अगर गेट लोकेशन भी सही नहीं है तो भी क्या होगा, तो फिलिंग प्रॉपर फिलिंग नहीं मिलेगी, और प्रॉपर अगर फिलिंग नहीं मिलेगी तो भी क्या होगा, श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि अगर गेट लोकेशन अलग अलग रहेगी तो जो प्रॉपर फिलिंग नहीं मिलेगी, साथ ही साथ पैकिंग प्रेशर भी नहीं मिलेगा, तो श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अब रेमेडीज़ की डिस्कस कर लेते हैं। तो रेमेडीज़ मतलब कि श्रिंकेज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, हर एक प्लास्टिक पार्ट में जब भी मोल्डिंग करेंगे श्रिंकेज आएगा ज़रूर, बस उसको हम कंट्रोल करते हैं जिससे कि उसका इफेक्ट ज़ीरो हो जाए। तो जो कॉज होते हैं उसका उल्टा जस्ट हम लोग रेमेडीज़ है, जैसे कि पहले बताया था, इंक्रीज पैकिंग प्रेशर। तो जो आपका पैकिंग प्रेशर है उसको बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, जब इंजेक्शन हो चुका होगा जो पैकिंग प्रेशर देंगे तो पैकिंग प्रेशर दो काम करेगा। एक तो जो वॉल्यूम श्रिंकेज ऑलरेडी हो चुका है उसके वॉल्यूम को मेकअप करेगा, और दूसरा जब जैसे जैसे प्रोडक्ट कूल होगा उसका आने वाला जो श्रिंकेज के कारण वॉल्यूम कम होगा उस वॉल्यूम को भी मेकअप करेगा, तो एक्स्ट्रा मटेरियल अंदर जाएगा। दैट मीन्स श्रिंकेज का इफेक्ट कम किया जाएगा या जीरो हो सकेगा पैकिंग प्रेशर बढ़ाने पर। दूसरा है इंक्रीज होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम क्या है, जब फुली पैक हो जाता है मटेरियल तो उसको होल्ड किया जाता है जिससे कि
जो गेट है वो फ्रीज हो जाए, जिससे कि प्रॉपर प्रेशर अंदर मेंटेन रह सके और कूलिंग के समय कोई भी श्रिंकेज ना हो सके, क्योंकि अगर गेट फ्रीज नहीं होगा तो क्या है, मटेरियल बैक भी आ सकता है। तो प्रॉपर होल्डिंग टाइम भी देना चाहिए। तीसरा है ऑप्टिमाइज इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाना चाहिए जिससे कि कैविटी में फिलिंग प्रॉपरली हो सके और मटेरियल प्रॉपरली अंदर जा सके और श्रिंकेज का इफेक्ट कम हो सके। दूसरा क्या है, रिड्यूस मेल्ट टेम्परेचर। अगर मेल्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए या कम करना चाहिए, जिससे कि मूवमेंट कम हो और इवन कूलिंग मिल सके। मूवमेंट मीन्स मॉलिकुलर मूवमेंट, और इवन कूलिंग मिल सके, क्योंकि इक्वली अगर कूल होगा तो क्या होगा, प्रॉपर कूलिंग हो जाएगी तो श्रिंकेज का इफेक्ट कम हो सकेगा। मोल्ड टेम्परेचर ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मतलब कि अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए। मोल्ड टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रत्येक भाग में इक्वल कूलिंग हमको मिल जाएगी और श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी कम होगी। उसके बाद क्या है, इंक्रीज कूलिंग टाइम। अगर आपने कूलिंग टाइम कम रखा हुआ है तो उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन हो सके और जब प्रोडक्ट को बाहर निकालें मोल्ड से तो कोई भी श्रिंकेज ना आए। अब हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। भाई डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीज़न है, तो पहला रीज़न क्या है, मेंटेन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस। अगर वॉल थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, अलग अलग कूलिंग मिलेगी। जो थिक सेक्शन है वो बाद में ठंडा होगा और थिन सेक्शन पहले ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, दैट मीन्स श्रिंकेज आ सकता है। तो वॉल थिकनेस कैसे यूनिफॉर्म करेंगे, अगर कोई वुश वगैरह है तो उसमें कोरिंग की जा सकती है। जो अंदर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है यही कोरिंग बोलते हैं। दैट मीन्स थिकनेस इक्वल करने के लिए हमने एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकाल लिया, या फिर ये देखिए कोरिंग के द्वारा इक्वल थिकनेस की जा सकती है, मतलब कि मोल्ड की वॉल की थिकनेस इक्वल रखनी है। दूसरा है अवॉइड एक्सेसिव थिकनेस। अगर थिक और थिन सेक्शन है तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से संभव हो सके तो थिक सेक्शन को हटा देना चाहिए, अगर प्रोडक्ट की डिज़ाइन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ रहा हो। और अगर ऐसा संभव ना हो सके तो फिर वहाँ पर कूलिंग के अरेंजमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि इक्वल कूलिंग मिल सके। देखिए ये थिक सेक्शन है, यहाँ पर मटेरियल काट के इसको थिन सेक्शन कर दिया है। तीसरा है ऑप्टिमाइज गेट लोकेशन। गेट की लोकेशन उस तरीके से लगानी चाहिए, थिक सेक्शन में लगानी चाहिए, जिससे कि मोल्ड में प्रॉपर फिलिंग मिल सके और बढ़िया पैकिंग हो सके, और जिससे कि प्रॉपर कूलिंग हो सके और पैकिंग प्रेशर प्रॉपरली अप्लाइड हो सके, जिससे कि श्रिंकेज के इफेक्ट को कम किया जा सके। चौथा है डिज़ाइन। तो रिव की डिज़ाइन इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो वॉल की थिकनेस है उसका लगभग 60% रहे। अगर हैवी रिव रहेगा तो थिकनेस ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर श्रिंकेज जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। चौथा क्या है, इम्प्रूव कूलिंग वाटर फ्लो। या तो कूलिंग चैनल इस तरीके से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि हर एक सेक्शन में मोल्ड में बराबर इक्वल कूलिंग मिल सके, जिससे कि इवन कूलिंग अगर मिलेगी तो श्रिंकेज जाने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। और अगर कूलिंग फ्लो डिस्टर्ब है तो उसको भी मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि इवन कूलिंग मिल सके और श्रिंकेज जाने की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सके। अगर बुश ओवर साइज हैं या फिर थिक हैं तो उनको भी कोरिंग की सहायता से एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकाल लेना चाहिए या साइज इवन करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर कूलिंग मिल सके, थिक सेक्शन को अवॉइड किया जा सके। चौथा है यूज़ ग्रेजुअल थिकनेस ट्रांजिशन। दैट मीन्स अगर मोल्ड की थिकनेस कहीं 1 mm है और सडनली 10 mm हो जाती है, मतलब कि तुरंत थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 10 हमको करनी है तो 2 से पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी चाहिए, जिससे कि श्रिंकेज के इफेक्ट को कम किया जा सके। देखिए यहाँ पर सडन इंक्रीज़ हटाना है और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। चौथा क्या है, ऐड प्रॉपर रेडियाई एट कॉर्नर। देखिए कॉर्नर पर मैंने पहले ही बताया है कि अगर कॉर्नर होंगे तो वहाँ पर मटेरियल का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, मतलब कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होगा, मतलब कि क्रैकिंग आ सकती है। और अगर प्रॉपर मटेरियल फ्लो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो वहाँ पर रेडियाई देनी चाहिए। रेडियाई देने का मतलब है कर्व बनाने चाहिए। देखिए यहाँ पर कॉर्नर है तो यहाँ पर रेडियाई दे दी गई है, कर्व बनाया गया है, जिससे कि मटेरियल का प्रॉपर फ्लो हो सके। अब क्या है, ये देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक मटेरियल रिलेटेड कि कौन सा प्लास्टिक ज़्यादा श्रिंक करता है और कौन सा प्लास्टिक कम श्रिंक करता है। ये देखिए ये एमोर्फस प्लास्टिक है। एमोर्फस प्लास्टिक जैसे कि ABS, PC या PS, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कि जब कूलिंग होती है तो इनकी साइड ब्रांचेज या चैन की वजह से ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर पाता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो
इसमें श्रिंकेज कम होता है, लगभग 0.3 से 0.8 होता है। क्रिस्टलाइन प्लास्टिक ये दिखा रहे हैं, देखिए जो मॉलिक्यूल हैं ये ऑर्डरली मैनेज हैं, देखिए ये ऑर्डरली मैनेज है। तो जब इनका श्रिंकेज होता है तो इनके मॉलिक्यूल ऑर्डरली मैनेज्ड होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसके कंपेयर में इसका श्रिंकेज या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, लगभग 1 से 4% होता है। ये देखिए, ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए ये ऑर्डरली मैनेज्ड है, तो जब इनका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा होगा, ये डिसऑर्डरली है तो इनका कम होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब मेन बात आ जाती है भाई, श्रिंकेज कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये एक फार्मूला दिया गया है, यहाँ से आप श्रिंकेज जो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो श्रिंकेज का जो कैलकुलेटिव फार्मूला है परसेंटेज में दिखाता है कैविटी की डायमेंशन माइनस पार्ट डायमेंशन ऑब्लिक कैविटी डायमेंशन, मतलब कि कैविटी की जो डायमेंशन है उसमें से पार्ट की डायमेंशन माइनस करनी है और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है कैविटी डायमेंशन से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपको श्रिंकेज परसेंटेज में मिल जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक कैविटी है 100 mm की, ये पार्ट डायमेंशन है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा जो वो 98 mm का। तो श्रिंकेज कितना हुआ, तो कैविटी की डायमेंशन कितनी 100 माइनस पार्ट की 98 अपॉन 100, तो आंसर कितना आया 2। तो आंसर कितना आया 2%। ये एक जस्ट आपको एग्जाम्पल बताया है, फॉर्मूला है कि श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो श्रिंकेज कैलकुलेट का फार्मूला आपको बताया है। अब अगर कोई मोल्ड डिज़ाइन करना है तो ये चेकलिस्ट है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस मेंटेन रखनी है, या फिर जो थिक सेक्शन है उनको अवॉइड करना है, या फिर रिब की जो डिज़ाइन है थिकनेस उसको कंट्रोल करना है, और अगर बुशेज हैं तो उनकी डिज़ाइन भी कंट्रोल करनी है, और जो वाल है अगर उसकी थिकनेस में सडन चेंज हो रहा है तो वो ग्रेजुअली होना चाहिए, और कॉर्नर है तो वहाँ पर रेडियाई देनी चाहिए, गेट की लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होनी चाहिए। थिक सेक्शन है तो कोरिंग से उनका मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं और उनकी जो वॉल थिकनेस है वो मेंटेन की जा सकती है, और स्यूटेबल मटेरियल जैसे कि मैंने बताया कि पीपी या एबीएस कौन सा आपको सिलेक्ट करना है उस पर भी श्रिंकेज डिपेंड करता है। ये क्या है, ये एक टेबल बता रही है, ये डिज़ाइन कॉज हैं और इसकी रेमेडी हैं। जैसे कि अगर थिक वॉल है तो क्या है, कोरिंग कर देनी है, और ये कोरिंग है, कोरिंग मीन्स मटेरियल बाहर निकालना और वॉल की थिकनेस को कंट्रोल कर देना। नॉन यूनिफॉर्म वॉल हैं तो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस कर देनी है उसका। अगर जो थिक रिब हैं उनको थिन रिब्स में रिप्लेस कर देना है, या थिकनेस जो वॉल थिकनेस उसकी 60% अप्रॉक्स होनी चाहिए। अगर थिक वॉल्स हैं तो कोरिंग से उनका मटेरियल बाहर निकाल देना चाहिए, और क्या है थिकनेस कम कर देनी चाहिए। शार्प कॉर्नर है तो रेडियाई कॉर्नर होने चाहिए। सडन थिकनेस है तो ट्रांजिशन मतलब कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग थिकनेस होनी चाहिए। अगर गेट की लोकेशन सही नहीं है तो फिर प्रॉपर गेट लोकेशन जनरली हैवी थिक सेक्शन में प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर लार्ज फ्लैट सरफेस है तो वहाँ पर क्या देना चाहिए, रिब्स देनी चाहिए, जिससे कि श्रिंकेज को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि शिंक मार्क या श्रिंक मार्क या फिर वॉइड या फिर वार्पेज, तो ये है क्या। तो ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तीनों ही इफ़ेक्ट मतलब कि सिंक मार्क या श्रिंक मार्क या वॉइड या वार्पेज, ये तीनों ही इंजेक्शन मोल्डेड इफेक्ट श्रिंकेज के कारण होते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें श्रिंकेज आ रहा है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उस श्रिंकेज के कारण 3 डिफेक्ट आ सकते हैं, जो कि हैं वॉइड या फिर वार्पेज या फिर सिंक मार्क। तो ये एक प्रोडक्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है स्लाइटली रेक्टेंगुलर शेप में। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये एक प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर शेप में है स्लाइटली, तो जब प्रोडक्ट की हर एक साइड में इक्वली वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। यहाँ पर इक्वली वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखिए ये एक प्रोडक्ट है, इक्वली वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ हर एक साइड में, यहाँ 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 यहाँ, डेट मीन्स यहाँ 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 इक्वली अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका पूरा साइज़ घट जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा, और शेप वही रहेगी। तो इसका साइज रिडक्शन हो गया तो ये श्रिंकेज है, मतलब कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के कारण शेप सेम रहेगी और साइज़ कम हो जाएगा, तो ये श्रिंकेज कहलाएगा। अब
सिंक मार्क क्या है? सिंक मार्क का मतलब है जब थिन सेक्शन कूल हो चुका है, मतलब कि आउटर लेयर कूल हो रही है और इनर लेयर थिक है, मतलब कि अभी कूल हो रही है, तो क्या होगा, जैसे जैसे इनर लेयर कूल होगी वो आउटर लेयर को अपनी तरफ खींचेगी, तो आउटर लेयर पर उसके कारण से जो डिप्रेशन होगा वही सिंक मार्क कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, लिंक इस क्लास में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ये सिंक मार्क है। और अगर जो प्रोडक्ट है, ये देखिए एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इसकी हर एक साइड में अलग अलग श्रिंकेज आता है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, मतलब कि प्रोडक्ट की जब हर एक साइड में अलग अलग श्रिंकेज आता है, अलग अलग थिकनेस या और दूसरे रीजन की वजह से, तो क्या होगा, डिफरेंशियल श्रिंकेज आने की वजह से उसकी ट्विस्टिंग हो जाएगी या बेंडिंग हो जाएगी, तो वही वारपेज कहलाता है। वारपेज का मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसकी शेप में ट्विस्टिंग हो जाएगी या बेंडिंग हो जाएगी, तो वो वारपेज कहलाता है। मतलब कि अगर प्रोडक्ट की हर एक साइड में इक्वल वॉल्यूम कंट्रक्शन हो रहा है तो वो श्रिंकेज है, शेप सेम रहेगी, साइज़ कम हो जाएगा। अगर एक डिप्रेशन आ रहा है तो वो सिंक मार्क है, श्रिंकेज के कारण सिंक मार्क आया। और अगर हर एक उसमें प्रोडक्ट में ट्विस्टिंग हो जाएगी एजेस में या बेंडिंग हो जाएगी, तो वो वारपेज कहलाएगा, श्रिंकेज के कारण वारपेज आया। और अगर आउटर लेयर सॉलिड हो चुकी है और इनर लेयर जो थिक सेक्शन है वो सॉलिड हो रहा है, तो क्या होगा, आउटर लेयर को वो खींच तो पाएगा नहीं अपनी तरफ स्ट्रेस के कारण, तो अंदर वॉइड क्रिएट हो जाएंगी। तो श्रिंकेज के कारण ही वारपेज, सिंक मार्क और वॉइड उत्पन्न होती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये टाइप ऑफ श्रिंकेज दिखाया गया है, जो कि मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। ये वारपेज है, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में चेंज होना। ये देखिए डिस्टॉर्शन है, ये वारपेज है, ये बेंडिंग है, ये वारपेज के ही रूप हैं तीनों। और ये श्रिंकेज है, मतलब कि ये श्रिंकेज के कारण सारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं। और जब श्रिंकेज आएगा तो फिर अगर इक्वल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में सेम वॉल्यूम कंट्रक्शन होता है तो वो श्रिंकेज कहलाता है। ये एक्सेसिव श्रिंकेज के क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो बताया है। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंक मार्क आ सकता है, वॉइड आ सकती है, या फिर वारपेज आ सकता है। तो कोई भी कस्टमर उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, डायमेंशनल प्रॉब्लम हो जाएंगे या विजुअल डिफेक्ट्स आ जाएगा, या फंक्शनल, मतलब कि जो आप पार्ट बना रहे हैं श्रिंकेज हो गया तो वो दूसरे पार्ट पर फिटिंग करनी है तो प्रॉपरली फिट नहीं होगा, या फिर उसमें सिंक मार गया, वारपेज आ जाएगा, दिखेगा आपको डैमेज, तो आप क्यों खरीदेंगे। या फिर जो डायमेंशनल प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो कि डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया, तो कोई भी डैमेज पार्ट हो तो आप क्यों खरीदेंगे। तो श्रिंकेज मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की इस क्लास में। आपको एग्जाम्पल भी बताया, मिट्टी, वेट, जो मिट्टी होती है गीली मिट्टी, उसका एग्जाम्पल, मेटल का भी एग्जाम्पल और पॉलीमर का भी एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ श्रिंकेज आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। श्रिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हर एक प्लास्टिक में श्रिंकेज आना तो पक्का है, बस हम ऐसे कुछ रीजन या सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे कि श्रिंकेज के इफेक्ट को कम या जीरो किया जा सके। श्रिंकेज तो आता ही आता है, बस उसको हम कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर इस क्लास में श्रिंकेज तो आपको क्लियर हुआ ही है, फिर भी अगर आपको सिंक मार्क या वॉइड या वारपेज को लेकर कोई भी डाउट है तो उन सारी क्लासेस के लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आपको अगर इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है, कैसे होती है देखना है लाइव 3D विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो उसका लिंक भी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।